गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप आज का लेक्चर देखना है तो इससे पहले जाके हमारे चैनल में कल का लेक्चर जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कैसे स्पर्म ओवम मिलके फर्टिलाइज हुआ, उसके बाद वो चलता चलता यूट्रस में पहुंचा और जाके वो इम्प्लांट हो गया एंडोमीट्रियम में। और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी की हो गई शुरुआत, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का। चलिए आइए देखते हैं। एनसीईआरटी की मैंने एक लाइन लिख रखी है, सब आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। वीडियो के लास्ट में जब आप पूरी वीडियो देख चुके होंगे, हर चीज आपके परफेक्टली दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाय। तो जब इम्प्लांटेशन हुआ तो हमने पढ़ा था वो जाइगोट आगे डिवाइड होके मोरूला बना था, मोरूला आगे डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बना था। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट हो गया था एंडोमीट्रियम में, धस गया था जाके, तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट में दो टाइप के सेल्स हमने पढ़े थे। आउटर पढ़े थे ट्रोफोब्लास्ट, इनर पढ़े थे स्टेम सेल्स। तो जब इसमें बता रहा आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जो आउटर सेल्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के, उस पे फिंगर लाइक उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गए कुछ, उन्हें कह रहे हैं कोरियोनिक विलाय। क्या कह रहे हैं? कोरियोनिक विलाय, विच आर सराउंडेड बाय यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। जो ये कोरियोनिक विलाय है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया कोरियोनिक विलाय, ये सराउंडेड हैं, इन्हें चारों तरफ से कवर कर रहे हैं यूट्रस के टिश्यू, जो यूट्रिन के टिश्यू, जो यूट्रस के टिश्यू ने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया था, यूट्रस की मेम्ब्रेन में एंडोमीट्रियम में धस गए थे, तो उसे चारों तरफ से उनके टिश्यू ने घेर लिया। और उसके बाद मैटरनल ब्लड, जो मदर का ब्लड है, उसने घेर लिया। तो कोरियोनिक विलाय विच आर सराउंडेड बाय यूट्रिन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो कोरियोनिक विलाय के बाहर जो जिससे ये सराउंड हो रहा है, इसके बाहर क्या है? एक तो मैटरनल ब्लड है और है यूट्रिन टिश्यू। तो हमने पढ़ा इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन में जब बच्चा धस गया तो ट्रोफोब्लास्ट पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया, जिसे हम कह रहे हैं कोरियोनिक विलाय। कोरियोनिक विलाय सराउंडेड बाय यूट्रिन टिश्यू, उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं यूट्रस के टिश्यू और मैटरनल ब्लड। अब आगे पढ़ते हैं। कोरियोनिक विलाय प्लस यूट्रिन टिश्यू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मदर। मदर के बीच में जो कनेक्शन और फीटस के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो वो यही स्ट्रक्चर कर रहा है, जिसे हम कह रहे हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा किससे बन रहा है? कोरियोनिक विलाय प्लस यूट्रिन टिश्यू के मिलने से प्लेसेंटा बन रहा है, और ये प्लेसेंटा कनेक्शन बना रहा है फीटस के बीच में और मदर के बीच में। आइए अब हम इस प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ये जो प्लेसेंटा है, ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, एम्ब्रियो को, बच्चे को सप्लाई कर रहा है मदर के द्वारा। मदर जो बच्चे को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन खाना पहुंचा रही है, वो इस प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचा रही है। प्लेसेंटा कनेक्ट हो रहा है मदर और बच्चे के बीच में। एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो। जो ये एम्ब्रियो एक्सक्रीटिव वेस्ट बना रहा है, एम्ब्रियो में वेस्ट बन रहा, तो ये बाहर भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा निकल रहा। मदर खाना भी इसी से पहुंचा रही है, और जो इसमें बच्चे में वेस्ट बन रहा वो भी इसी प्लेसेंटा के द्वारा बाहर निकल रहा। तो यही है प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। उसके बाद प्लेसेंटा कनेक्ट्स टू अम्बिलिकल कॉर्ड। जो बच्चे की सुंडी होती है, जिसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा उससे कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा मदर से कनेक्ट होने के बाद जब बच्चे से कनेक्ट होता है, तो बच्चे की सुंडी से अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उससे कनेक्ट होता है, और उसके जरिए वो खाना अंदर या बाहर पहुंचाता है। प्लेसेंटा प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। प्लेसेंटा जो है बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा। अब हार्मोन्स देखते हैं प्लेसेंटा कौन कौन से बना रहा है। एक तो प्लेसेंटा बना रहा है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स, और एक बना रहा है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना, देख लेना प्लेसेंटा क्या क्या हार्मोन बना रहा है। HCG, HPL, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और बना रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। तो प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन बना रहा है? HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। उसके बाद इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी आल्सो रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। ये तो प्लेसेंटा बना रहा है चारों हार्मोन्स, और प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में, लेटर फेज में, ओवरी भी एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। क्या कहते हैं? रिलैक्सिन।
तो ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जिसे कहना है रिलैक्सिन। तो ये HCl, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनते हैं, वैसे ये नहीं बनते। कब बनते हैं? HPL, HCG एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में बनते हैं और वैसे नहीं बनते। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो वैसे भी बनता रहता है, लेकिन ये जो तीनों हार्मोन्स है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं। तो दोबारा एक बार जल्दी से बता देता हूँ मैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रहा है उस पर, उसे कह रहे हैं कोरियोनिक विलाय। वो कोरियोनिक विलाय सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। वो कोरियोनिक विलाय जो सराउंड कर रहा है उसके चारों तरफ आ गया, वो यूट्रस के टिश्यू से कवर हो गया और मैटरनल ब्लड से कवर हो गया, विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। फिर कोरियोनिक विलाय यूट्राइन टिश्यू के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे कह रहे हैं प्लेसेंटा। वो कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा मदर और एम्ब्रियो को। उसी प्लेसेंटा के द्वारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जा रहा है मदर से एम्ब्रियो को, और उसी के द्वारा जो एम्ब्रियो में वेस्ट बन रहा है वो मदर में सप्लाई कर रहा है एम्ब्रियो इस प्लेसेंटा के द्वारा। उसके बाद प्लेसेंटा कनेक्ट टू द प्लेसेंटा जो कनेक्ट है वो बच्चे की सुंडी से कनेक्ट है, जिसे हम कह रहे हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद प्लेसेंटा प्रोड्यूस बहुत सारे हार्मोन्स बना रहा प्लेसेंटा, जिसे कह रहे हैं HPL, HCG एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। तो 4 हार्मोन्स बना रहा है ये प्लेसेंटा। क्या कह रहे हैं? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल एक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन्स बना रहा है प्लेसेंटा। लेकिन प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक और हार्मोन बन रहा जो बना रही है ओवरी, उसे कह रहे हैं रिलैक्सिन। तो ये HPL, HCG एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनते हैं और वैसे नहीं बनते। चलिए इतने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इससे आगे पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था प्लेसेंटा के कौन कौन से हार्मोन्स बना रहा था, HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 4 हार्मोन्स बना रहा था प्लेसेंटा। और ओवरी कौन सा हार्मोन्स बना रही थी? रिलैक्सिन। तो हमने पढ़ा था इनमें से HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन्स ऐसे थे जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही बन रहे थे। और भी बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेकिन ये 3 ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनते हैं। और हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाते हैं, ये उनके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन्स, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। मदर के ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मदर के ब्लड में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। इन हार्मोन्स का जब इतना सारे बनते हैं, इनके इतने हार्मोन्स बनने के ही वजह से फीटस की ग्रोथ पे असर पड़ता है, इनका बहुत सपोर्ट करते हैं फीटस की ग्रोथ को। ये हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पे जो इतने बढ़ जाते हैं, ये फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटस ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं इनकी वजह से। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं? HPL, HCG, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। कौन? ये सारे हार्मोन्स हैं जो फीटस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेंटेन प्रेगनेंसी करते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं मदर के अंदर। अब उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। हमने पढ़ा था कि ब्लास्टोसिस जब इम्प्लांट होता है तो ब्लास्टोसिस में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट जो था उसके बारे में हमने पिछले उसमें पढ़ा कि ट्रोपोब्लास्ट कैसे डिवाइड होता है, क्या बनता है उसे, उसके चारों तरफ यूट्राइन टिश्यू आ जाते हैं और मैटरनल ब्लड आ जाता है, जिससे क्रोनियो विलाय बन जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद हम अंदर वाले सेल्स थे, बाहर की लेयर थी ट्रोपोब्लास्ट, उसके अंदर वाले सेल्स का नाम है इनर सेल मास। इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट क्या बना रहा था? प्लेसेंटा। इनर सेल मास बना रहे हैं एम्ब्रियो बना रहे हैं इनर सेल मास, डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। अब जो इनर सेल मास है इम्प्लांटेशन होते ही वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। 3 लेयर कौन सी? सबसे बाहर आउटर एंडोडर्म, मिडल लेयर मेसोडर्म और इनर लेयर एक्टोडर्म। एंडो, मीजो, एक्टो। आउटर एंडो, इनर मीजो, आउटर एंडो, मिडल मीजो एंड इनर एक्टो।
तो ये 3 लेयर बनाते हैं इनर सेल मास। उसके बाद दीज 3 लेयर गिव राइज टू और टिश्यू इन एडल्ट्स। ये तीन लेयर्स ही मिलके पूरा बच्चा बनाती हैं, सारे टिश्यूज बनाती हैं बच्चे के और ऑर्गन्स बनाती हैं। अब इन 3 लेयर्स में भी जो इनर सेल मास से बन रही है, कुछ सेल्स हैं ऐसे जो ये चीज़ें बना रहे हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। इनर सेल मास के अंदर कुछ सेल्स हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कह रहे हैं, स्टेम सेल्स विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उनमें ये ताकत है उन सेल्स में कि वो पूरे बच्चे के टिश्यूज और ऑर्गन्स वो सेल्स बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। इनर सेल्स मास हैं, इनर सेल मास 2 में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आउटर, एंडो, मिडल, मीजो, इनर, एक्टो। वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो रहा है। उसमें से जो कुछ सेल्स ऐसे हैं उन्हें कह रहे हैं स्टेम सेल्स, जो कि पूरे बच्चे के ऑर्गन्स और टिश्यूज सब कुछ वो सेल्स बना रहे हैं। तो दोबारा जल्दी से पढ़िए। प्रेगनेंसी के दौरान हमने पढ़ा था HPL, HCG, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा मदर के ब्लड में, जो कि हेल्प करते हैं फिटस की ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद आफ्टर इम्प्लांटेशन होते ही जो इनर सेल्स मास होता है, इनर सेल्स मास होते हैं डिफरेंशिएट करना शुरू हो जाते हैं और 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं, आउटर, एंडो, मिडल, मीजो, इनर, एक्टो। उन 3 लेयर में डिवाइड होने के बाद वो 3 लेयर में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कह रहे हैं स्टेम सेल्स। वो स्टेम सेल्स ही पूरा सब कुछ बनाते हैं, जो कि बच्चे के ऑर्गन्स, टिश्यू सब कुछ वही बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको प्रेगनेंसी समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे मदर के अंदर प्रेगनेंसी में जो बच्चा बनता है, कब उसका हेड बनता है, कब उसके लिम्स बनते हैं, वो पूरा बन के तैयार कौन कौन से मंथ में वो तैयार होता है, बनना शुरू करता है, कौन से मंथ में उसकी हार्ट बीट डेवलप होती है, कौन से मंथ में उसके लिम्स डिजिट बनते हैं, कौन से एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता है, वो हम सारा पढ़ेंगे पूरे 9th मंथ का। आइए शुरू करते हैं। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने पढ़ा प्रेगनेंसी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में कितना बनता है, थर्ड में कितना डेवलप होता है। तो शुरू करते हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बनता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में एम्ब्रियो का हार्ट बनता है, हार्ट फॉर्म। सेकंड मंथ में क्या बनता है, एम्ब्रियो के लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं। लिम्स, फिंगर्स, हाथ, पैर ये बनते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड इन सेकंड मंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या बनता है, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। सेकेंड मंथ में लिम्स डिजिट बनने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो वेल डेवलप्ड अच्छे से बनता है वो कौन से उसमें बनता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसे कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं थर्ड मंथ को। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स को 3 महीने में 12 हफ्ते होते हैं, वो 12 हफ्तों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट मंथ में हार्ट बन रहा है एम्ब्रियो का, सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स बनना शुरू हो गए, थर्ड मंथ में लिम्स कंप्लीट बन गए एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी अच्छे से बन गए, जेनिटल ऑर्गन्स। उसके बाद आया 5th मंथ, 5वां महीना। 5वें महीने फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। जो फीटस का पहला मूवमेंट होता है वो 5th मंथ में शुरू होता है। 5th मंथ में फीटस पहली बार मूवमेंट करता है और उसके बाद 5th मंथ में ही उसके सिर पे बाल आ जाते हैं। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, हार्ट बना। सेकंड मंथ में लिम्स डिजिट्स बनने शुरू हुए। थर्ड मंथ में लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट वेल डेवलप्ड हो गया, उसे कह रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 5th मंथ में क्या हुआ, 5th मंथ में अपीयरेंस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। जो फीटस का पहला मूवमेंट हुआ वो 5th मंथ में हुआ और उसके सिर पे बाल आ गए। अब उसके बाद आया सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं 3rd मंथ को और सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं 6th मंथ को, मतलब 24 वीक को, 24 हफ्तों बाद। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म्ड। मतलब जो बॉडी पे, हाथों पैरों पे, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं वो 6th मंथ में आते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, जो पलकें हमारी आ जाती हैं ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग पलकें निकल जाती हैं। उसके बाद आईलैशेस आर फॉर्म्ड, ये जो आईलैशेस हैं ये आईलैशेस फॉर्म बन जाते हैं। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। और 9 महीने बाद फीटस पूरा रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए और उसे कहते हैं हम पार्चुरेशन। जब बच्चा पैदा होता है, निकलता है, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, रेडी फॉर डिलीवरी।
पहले महीने में क्या हुआ दोबारा से सुन लो। फर्स्ट महीने में हार्ट बना फीटस का, सेकंड महीने में लिम्स एंड डिजिट्स बनने शुरू हुए, थर्ड महीने में एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लिम्स अच्छी तरह बन गए, वेल डेवलप्ड हो गए, फिफ्थ महीने में हार्ट उसने फीटस ने पहली बार मूवमेंट दिखाया और हेड पे हेयर आ गए। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ में बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर, छोटे छोटे बाल आ गए पूरी बॉडी पे, आई लैशेज आर सेपरेट हो गई, आई लिड सेपरेट हो गई। और उसके बाद एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जब आखिर में ये तो 6 मंथ में हो गया, 9 महीने बाद बच्चा पूरा तैयार हो गया डिलीवरी करने का। अब उसकी डिलीवरी को कहते हैं पार्चुरेशन। आइए अब हम पार्चुरेशन देखते हैं। पार्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस, चाइल्ड बर्थ मतलब चाइल्ड बर्थ जब चाइल्ड का बर्थ हो रहा, प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बच्चे के पैदा होने के उसको प्रक्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा। जो पार्चुरेशन का सिग्नल आता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, मदर में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, वो फुल्ली डेवलप जब बच्चा पूरा बन जाता है और प्लेसेंटा दोनों मिलके वो ट्रिगर करते हैं, जिससे सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन का जब सिग्नल आ जाता है ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप। पार्चुरेशन का जो सिग्नल होता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, वो फुल्ली डेवलप जब फीटस पूरा बन जाता है और प्लेसेंटा मिलके सिग्नल देते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex। एक टर्म है fetal ejection reflex। जब ये बच्चे वो फीटस पूरा बन गया प्लेसेंटा, जब ये वो कर रहे हैं ओरिजिनेट कर रहे हैं उससे, दिस सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो सिग्नल पार्चुरेशन का सिग्नल जो ओरिजिनेट हो रहा है वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से हो रहा है, और वो फिर जब वो सिग्नल आ रहा है तो उसे कह रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन। उस कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन फिर और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस की मायोमीट्रियम में, और कॉन्ट्रैक्शन होते होते इतना कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं कि बच्चा बिल्कुल तैयार हो जाता है निकलने के लिए, डिलीवरी के लिए। उसे पूरे को हम कहते हैं पार्चुरेशन। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, इन दोनों के मिलने से ओरिजिनेट हुआ पार्चुरेशन का सिग्नल। विच इंड्यूस माइल्ड, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हुए, उसे कह रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके बाद दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी मतलब जो मदर है उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर एक हार्मोन निकल रहा है, उसे हम ऑक्सीटोसिन कह रहे हैं। वो ऑक्सीटोसिन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्रिन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। तो और ज्यादा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके जरिए बच्चा बिल्कुल निकलने के लिए तैयार हो जाता है। डिलीवरी बच्चे की होने वाली होती है जब ये इतने कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और फिर उसे ही हम कहते हैं पार्चुरेशन, इस पूरे प्रोसेस को। एक बार और बता रहा मैं, पूरे प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। द सिग्नल, पार्चुरेशन का सिग्नल जब बच्चा पूरा बन जाता है और प्लेसेंटा दोनों मिलकर पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं, जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम कह रहे हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके बाद मैटरनल की पिट्यूटरी, माँ की पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे बच्चा बिल्कुल निकलने के लिए तैयार होता है, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक चीज़ और, लैक्टेशन, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लैक्टेशन मतलब बच्चे को जो दूध पिलाने का समय है उसे लैक्टेशन कहते हैं। और कुछ दिन जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसके कुछ दिन शुरुआत में पीले कलर का दूध निकलता है, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बेबी के लिए, तो उसे ज़रूर पिलाना चाहिए। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को शुरुआत में माँ का दूध ज़रूर पिलाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से एक एक चीज़ आ गई होगी इस चैप्टर की। मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। इसमें ज़्यादा समझने वाला था स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए, नीट के पर्पज़ से भी, हर चीज़, और बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ये जो आज मैंने करा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकेंड में, थर्ड में, ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम अच्छी तरह, मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर करके पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने इस चैप्टर की एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी। एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख के खुद बताई है, और हर डायग्राम मैंने आपको बताया अच्छे से। आपने अगर ये सारे लेक्चर देखे हैं तो आप इस चैप्टर में से एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते, एक भी सवाल आपको गलत नहीं होगा।
आपके नीट में पूरे जितने 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से सारे सही होंगे, और बोर्ड में आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल एकदम कर दोगे अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से देखा होगा, सारे लेक्चर देख के आए होंगे तो आप ये अच्छे से कर दोगे। और अगला चैप्टर हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो फिर मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। ऑल द वेरी बेस्ट।